हेलो एवरीवन। होप सो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने अपना वेक्टर्स सारा कंप्लीट कर लिया है एंड उस पर मॉक टेस्ट कर लिया है। जैसे आपके नंबर आए हों आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो अच्छे से, मन लगा के, खूब दम लगा के। हाँ, सो आज से हम लोग अपने सेकंड टारगेट की तरफ अप्रोच करने वाले हैं जिसका नाम है 3D, राइट। जो 12 मार्क्स का आता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं उसके। तो हम लोग अब आज से स्टार्ट करने वाले 3D। तो अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसमें मॉक टेस्ट करेंगे एंड 12 नंबर अपने अंडर, ठीक, कहीं जाने वाले नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, तो करते हैं शुरू अपना 3D, ठीक। तो जो लोग अभी तक सिर्फ 2D के बारे में जानते थे, ऑलमोस्ट सारे लोग, अगर अभी आप क्लास 10th में ही हो और 11th में आए हो तो आई थिंक आपने सिर्फ 2D के बारे में जाना होगा कि एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। कोई भी अगर कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस जो है वो एक्स होगी और ये डिस्टेंस जो है वो वाई होगी, करेक्ट, यहाँ से यहाँ के बीच में। और ये पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम लोग अब रियल वर्ल्ड पे आ जाएं तो एक और एक्सिस हो जाती है जेड एक्सिस, जो बन जाती है एक्स वाई के प्लेन के परपेंडिकुलर। लाइक एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, करेक्ट। तो अब कहीं भी पॉइंट अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे कोई जर्नल पॉइंट ले लेता हूँ P, विच इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ठीक, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, एंड यहाँ से जो यहाँ परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर दूँ तो ये जो डिस्टेंस बन रही है ये z है, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन होता है एक पॉइंट का इन 3D में, ओके। अब जैसे वहाँ पे होता था कि ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। वैसे ही जेड एक्सिस में ये वाली चीज़ें सारी पॉजिटिव होती हैं फॉर कन्वेंशन, एंड ये वाली सारी चीज़ें निगेटिव जेड एक्सिस होती हैं। तो वहाँ पे 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन केस ऑफ 2D। यहाँ पे मेरे 8 क्वाड्रेंट हो जाएंगे क्योंकि एक एक्सिस बढ़ने पे 4 क्वाड्रेंट और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते थे, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो एक्स और वाई एक्स वाई जेड पॉजिटिव होंगे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ध्यान से देखो ये, ठीक। अब ये क्वाड्रेंट का मतलब है अगर मैं क्यूब बनाऊं, ये उनके लिए जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं इसके करके आगे बढ़ो, फर्स्ट टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, ठीक। अगर मैं ये बना दिया, ठीक। अब आपको ये दिख रहा है एक्चुअली में ये कैसा रखा हुआ है इस पे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है सारा सारा क्यूब। अब इसी के बीच में अगर मैं एक्सिस बना दूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो ये पॉइंट था, इसके बीच में मैंने एक्स से एक्सिस बना दी, ठीक। अब इसमें आठों क्वाड्रेंट आपको दिखेंगे। पहला क्वाड्रेंट जो बाहर की तरफ है, मतलब एक्स वाई जेड बाहर सारे पॉजिटिव, फिर दूसरे क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो जेड निगेटिव हो जाएगा, एक्स वाई पॉजिटिव जेड निगेटिव। अरे ऐसे 8 क्वाड्रेंट होगी, उतना ध्यान न दो इसमें कि क्या क्वाड्रेंट होते हैं कैसे होते हैं, ठीक। मैं इसमें एक वो लगा दूंगा इमेज कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, वो एक बार देख लेना, समझ लेना, और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। जो काम की चीज़ें वो जाननी ज़रूरी है क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल अभी जितना चीज़ें काम वाली हैं वो जान लो, ठीक। तो ये हमने जान लिया सिर्फ एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है। अच्छा, अब जैसे वहाँ स्टार्ट में पढ़ा था कि ठीक, अगर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आ गया तो पहला दिमाग आता है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती होगी, कैसे निकालते होंगे। तो इन 2D पॉइंट अगर x1 y1 और x2 y2 है तो इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे? d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अरे निकालते थे कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे 3D में क्या होगा, मेरे पास दो पॉइंट हो गए x1 y1, एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और x2 y2 और z2। नाउ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अरे अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, ठीक।
बस कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे से माइनस करके स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक। ओके, सेक्शन फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाओ वहाँ पे, आई थिंक सेकंड वीडियो में जो सेकंड स्टेप है वेक्टर्स का, उसमें सेक्शन फॉर्मूला मैंने बता रखा है, सेम एज इट इज यहाँ पे लगेगा कि m/n में अगर डिवाइड कर रहा है कोई भी वेक्टर, देन तीसरे वेक्टर जो डिवीजन वेक्टर है उसका अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो देन m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस बी। अब वो a और b 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है। 3D में होगा तो 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे i j के, अदरवाइज i और j, ठीक। ओके, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला पे नहीं रुक रहा हूँ। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो पूरी 3D में यूज आएगी, पूरी 3D में यूज आएगी, ठीक, वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन और ए वेक्टर। तो मैं आगे ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन या वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन होता क्या है। तो मान लो मैंने कोई भी लाइन बना दी, ठीक, इसमें दो पॉइंट्स बना दिए, दिस इज P, दिस इज Q, ओके। अब जो डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर PQ की होगी, मान लो PQ, या फिर इसी को कह दें QP, डोंट केयर, चाहे QP बोल दो चाहे PQ बोल दो, मतलब तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन कोसाइन PQ या QP का होता है वही डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का होता है। पहले तो ये बात पकड़ लो। अब जानेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर्स, क्योंकि देखो लाइन इन्फिनिट है, उसके बारे में हम इतना कुछ नहीं बता सकते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट उसका क्या है, आई डोंट नो। बट मैं उनके बीच में 2 पॉइंट्स ऐसे उठा सकता हूँ जिनके बारे में मैं सारी चीज़ें विजुअलाइज कर सकता हूँ सामने अपने, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन लाइन क्या आएगी तो मैं एक वेक्टर छोटा सा उसमें उठा लूंगा, जिसका डायरेक्शन वेक्टर और कोसाइन निकालूंगा, वही डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा उस लाइन का। अब बात आती है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो जानेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। तो जब वेक्टर की बात आती है तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड पहले 2D 3D बना ले, x y एंड z, इस पे एक वेक्टर लाई करा दे, लेट्स से दिस, ठीक, दिस इज माई आर वेक्टर। अभी मैं 0 से निकाल के बताया हूं, अभी मैं जनरल बताऊंगा, कहीं भी लाई करे तब डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन होता है, कोसाइन से समझ आ रहा है कॉस पहले तो, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अगर मैं मानूं कि अल्फा, लेट्स से ये एंगल अल्फा है, मतलब x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ इसने बीटा बनाया एंड z एक्सिस के साथ इसने गामा एंगल बनाया, ठीक। कोई वेक्टर r था, जैसे अगर 2D में मैं देखूं, 2D में विजुअलाइज करो तो 3D में जल्दी हो जाता है। ये बनाऊं तो x एक्सिस के साथ कुछ एंगल और y एक्सिस के साथ कुछ एंगल, ऐसे ही 3D पे एक बाहर निकल आएगा यूं करके, तो इसके साथ एंगल देख लो, राइट। तो अगर अल्फा बीटा गामा x और y और z के साथ एंगल बन रहे हैं, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r इज, देन डायरेक्शन कोसाइन, मैं डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे लिखूंगा, डायरेक्शन रेशियो को dr, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r इज क्या हो गया, cos अल्फा कॉमा cos बीटा कॉमा cos गामा, ओके। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r इज cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, ओके। नोटिस दैट कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है वो पॉजिटिव जेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बन रहे हैं एंगल, राइट। ये हो गई बात डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर की, कि अगर मुझे एंगल पता है कि कितना एंगल वो वेक्टर एक्स वाई जेड से बना रहा है, पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस से बना रहा है, देन मैं उसका डायरेक्शन कोसाइन इजीली बता सकता हूँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ओके। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, जिसका ये पार्ट है, जिसका ये PQ पार्ट है, आर वेक्टर पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो आइदर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। क्योंकि अगर OP, मान लो O ये P है, ठीक, जो OP एंगल बना रहा होगा PO उल्टा है उसके, जैसे यहाँ मैंने बताया ना, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, या तो OP का डायरेक्शन रेशियो या फिर QP, सॉरी, या तो
ओ पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो या क्यू पी का डायरेक्शन रेशियो। तो अगर ओ पी एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, तो उल्टा अगर आऊँ मैं तो पी ओ एंगल बना रहा होगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा। ठीक है, एंगल निकालना बताया था, दोनों वेक्टर एक पॉइंट से निकल रहे हों। तो अगर पीओ का डायरेक्शन पूछूं तो इसको इधर बढ़ा दोगे, क्योंकि अब पीओ इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे करके, राइट। तो अब इधर बढ़ा दोगे तो ये एंगल बनने लगेंगे, जैसे गामा की जगह बनने लगेगा ये, अल्फा की जगह बनने लगेगा ये, ठीक। तो 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा, देन डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा उस लाइन का, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर समझ आया। अगर मुझे एंगल पता है कि कितना एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ, देन मैं उसी का कॉस ले लूंगा, वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा उस वेक्टर का। अगर लाइन का पता करना है जिसका वो पार्ट है, देन इधर वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा, या फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा होगा। क्लियर, दोनों पॉसिबिलिटी है। ओके, अब ये तो बात हो गई छोटी सी कि अगर मुझे वेक्टर पोजीशन टाइप का गिवन हो। अब अगर मैं बोल दूं कि मुझे वेक्टर कुछ ऐसा गिवन है, कुछ लेट्स से ऐसे करके गिवन है, ठीक भाई। ऐसे भी वेक्टर हो सकता है जो पोजीशन वेक्टर ना हो, दो पोजीशन वेक्टर से मिलके बना होगा, मतलब एक पोजीशन वेक्टर ये होगा, दूसरा ये होगा, इनके बीच में जो वेक्टर होगा वो बना होगा, राइट। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसी को बोलते हैं तुम एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो, जहाँ भी कट कर रहा होगा, ठीक, जहाँ भी ये एक्स वाई जेड एक्सिस को या जैसे भी जिस प्लेन को कट कर रहा होगा, ठीक, उसी पॉइंट पे तुम एक्स के पैरेलल, वाई के पैरेलल और जेड के पैरेलल एक लाइन बना दो, ठीक। मैं नहीं कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, अगर ये वेक्टर यहाँ आके कट करे तो यहाँ पे मैं इसी के पैरेलल 3 लाइन बना दूंगा ऐसे करके, ठीक। अब मैं निकाल लूंगा कि कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, वो हो गया। तो इसका मतलब ऐसे ये पंगा नहीं है कि वो सिर्फ पोजीशन वेक्टर ही होना चाहिए, वो कहीं से भी आना आ रहा हो, एक प्लेन को तो कट करेगा, ये श्योर है, कहीं ना कहीं जाके एक प्लेन पे कट करेगा। जैसे प्लेन पे कट करे उस पॉइंट पे रखो, 3 एक्सिस बनाओ, एंगल निकालो, वही एंगल हो जाएगा एक्स वाई जेड के साथ में। बोलो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 3D इसी पे बेस्ड है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पे। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एंगल पता होना चाहिए, मैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एंगल पता होना चाहिए, मैं उसके डायरेक्शन कोसाइन बता दूंगा। डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के बताना बहुत आसान है, ठीक, एक बात। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंट, तो थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग डायरेक्शन रेशियो को एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एल होगा कॉस अल्फा, एम होगा कॉस बीटा एंड एन होगा कॉस गामा, ठीक, विद, और इसमें एक रिलेशन होता है बहुत अच्छा सा जिसको बोलते हैं ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है 1 होता है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसका एक प्रूफ है, बट मैं प्रूफ पे नहीं जाऊंगा बिकॉज अभी टाइम है नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ओके, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन की बात। अब अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, ठीक। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर क्या होता है कि जो कोसाइन आए हैं, अच्छा ये याद रखो कि हमेशा डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर का फिक्स नहीं होता है। पहले तो ये बात समझ लिया ध्यान से कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू समथिंग, मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं एल एम एन, ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं मेरे वेक्टर के, देन डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शन टू, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग पहले तो रिप्रेजेंट करना जान लें तो फिर आसान होगा समझने में। रिप्रेजेंटेशन इसको करते हैं ए बी और सी से, ठीक। तो ए बी और सी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू एल एम एन ए, ठीक। मतलब क्या है, मतलब ए जो होगा कुछ सम लैम्डा टाइम्स एल होगा, बी जो होगा वो लैम्डा टाइम्स एम होगा एंड सी जो होगा वो लैम्डा टाइम्स एन होगा, ठीक। ये बात समझ आई कि नहीं आई, मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू समथिंग, दे कांट बी इक्वल टू, मतलब डायरेक्शन रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होते किसी भी वेक्टर के, दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, ठीक। जैसे यहाँ पे हुआ है, तो अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है तो क्या मैं डायरेक्शन रेशियो बता सकता हूँ? यस, वी जस्ट फाइंड कि कोई एक लैम्डा उठाओ, उससे मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट से, बोल दो यही डायरेक्शन रेशियो है,
ठीक, तो इनको डायरेक्शन रेशियो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये होते हैं ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू एल इज टू एम इज टू, ये हमेशा रेशियो में होते हैं। और इसी को लिखते हैं एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन बी इज इक्वल्स टू एन अपॉन सी। मतलब एक ऐसे ए बी सी मिल जाए सच दैट ये कंडीशन होल्ड करने लगे, वो ए बी सी कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो समझ आए, डायरेक्शन रेशियो कुछ नई चीज़ नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो रख लो, मतलब उनको एक रेशियो में रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन कोसाइन आया 14 एंड 4 एंड 10, ठीक। अब मुझसे बोला डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं को रेशियो में रख दूंगा। रेशियो में क्या हो जाएंगे ये 7:2:5। अब इसी में से कोई लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, वही डायरेक्शन रेशियो बन गए उस वेक्टर के। अगर बोलेगा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे तो मुझे पता नहीं है, 7 लैम्डा 2 लैम्डा 5 लैम्डा होगा। अगर बोलेगा डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन होंगे तो यस, नाउ इट इज प्रोपोर्शन टू 7, 2 and 5। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर ऑलवेज प्रोपोर्शन टू समथिंग, दे कांट बी इक्वल टू एनीथिंग। ओके ओके, तो हमेशा कभी क्वेश्चन में लिखा आपको यही मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर आर प्रोपोर्शन टू, कभी ऐसा नहीं मिलेगा इज इक्वल्स टू, ठीक। बट आप इक्वल कर सकते हो बाय यूजिंग सम लैम्डा मल्टीप्लाई करके। अगर आपको पता करना है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो मान लो कि डायरेक्शन रेशियो कुछ लैम्डा टाइम्स LMN होंगे। ओके ओके, तो ये पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, बस उनको रेशियोज में रख दो और कुछ नहीं, ठीक। ओके, अब आते हैं सारे रिलेशंस के बारे में कि मैं देख के कैसे बता सकता हूँ डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होंगे, क्या होंगे किसी वेक्टर के, ठीक। तो सबसे पहले मैं 2D पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर 3D पे उसी के जैसा हो जाएगा। जैसे मान लो ये वेक्टर R था, एक तो सीधी लाइन तो जिंदगी में नहीं बनी है, ये वेक्टर R था, ठीक। इसका ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था O। OP क्या हो, OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर है, ठीक। OP का मॉड अगर मैं बोलूँ तो क्या बन जाएगा, मॉड R वेक्टर, मतलब सिंपल OP डिस्टेंस क्या होगी, मॉड R वेक्टर। अच्छा, मैं इस पे ये ड्रॉप कर दिया, मैंने माना ये एंगल कुछ अल्फा बना रहा है और इससे एंगल कुछ बीटा बना रहा है। जरा आप P से लेके M ड्रॉप किया और इधर मैंने जो ड्रॉप किया वो N रहा होगा, ठीक। ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। क्या मुझे आप OM डिस्टेंस बता सकते हो, OM डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, OP cos अल्फा। अरे प्रोजेक्शन है और कुछ नहीं है, तो OM डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नहीं समझ, R मॉड R इंटू कॉस अल्फा। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे जान लो, कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कॉस अल्फा तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, OM है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, मॉड R, क्योंकि वो डिस्टेंस OP, ठीक। तो OM क्या बन जाएगा, इधर इसको इधर भेज दोगे तो R इंटू मॉड R इंटू कॉस अल्फा, ठीक। ओके, एक बात, अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ON बताओ तो ON क्या बन जाएगा, मॉड R इंटू कॉस बीटा, ठीक। ओके, ठीक। अच्छा, ये अगर डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है सपोज, मतलब ये पॉइंट क्या है, x, y, तो OP को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, OP का रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था, जैसे अगर मुझे x, y पता है तो पोजीशन वेक्टर xi कैप yj कैप से रिप्रेजेंट होता है। और x डिस्टेंस क्या है, OM है, OM मैंने निकाल लिया है मॉड R इंटू कॉस अल्फा i कैप प्लस मॉड R इंटू सिन अल्फा j कैप, अरे सिन अल्फा j कैप, सॉरी नॉट सिन, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस बीटा j कैप, ठीक। ओके, अच्छा, अभी मैंने जाना एलिमेंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक। एलिमेंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं, बट यहाँ गामा नहीं है, वो गामा क्या बन गया है, क्या बोलते हैं 90 डिग्री, राइट, इसीलिए वो 0 हो गया है। ओके, तो फॉर अ टाइम भी अगर एलिमेंट होते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ L I M J OP वेक्टर। इसका मतलब OP वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ R इंटू LI प्लस MJ से, ठीक ठीक। मतलब R वेक्टर को उसके मॉड इंटू डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी के पैरेलल, इसी के बिल्कुल पैरेलल अगर मैं आ जाऊं 3D पे, इफ आई से कि ये x y z है, यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट है जिसका नाम था P विच इज x, y, z, ठीक, जो कि एंगल बना रहा था अल्फा बीटा गामा। देन मैं OP वेक्टर को
मतलब आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ मॉड आर इंटू एल आई एम जे एन के से। तो एवरी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, एक बात यहां तक ही समझ आई। ओके, अच्छा मैं अब इसमें आप भी थोड़ा दिमाग चलाना इसमें। अगर मैं उससे पूछा जाए एक्स क्या होगा, तो एक्स मैं बोल दूंगा आर मॉड आर इंटू एल। मतलब अब इसी को तो मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को कैसे रिप्रेजेंट किया है, आर वेक्टर इंटू एल आई मॉड आर एम इंटू जे एंड मॉड आर इंटू एन के वेक्टर के कैप। तो इसका मतलब है कि x जो बन गया है वो ये बन गया, y जो बन गया है मतलब अगर मुझसे कोऑर्डिनेट भी कभी पूछे कोई कि बताओ x y z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैं बता सकता हूँ अगर मुझे उसके डायरेक्शन कोसाइन और r वेक्टर पता है तो। ठीक रहा, ठीक रहा। अच्छा ध्यान से सुनते रहना सब, बहुत एक एक चीज बहुत रिलेटेड है इसमें। इसका मतलब x इज इक्वल टू मॉड r इंटू एल, मतलब l इज इक्वल टू x अपॉन मॉड r। ठीक, ऐसे ही y अपॉन मॉड r क्या बन जाएगा m एंड z अपॉन मॉड ऑफ r इज n। ठीक, इसका मतलब कि अगर मुझे r वेक्टर गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में, देन दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन कोसाइन एल इज एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर। मतलब वेक्टर को देख के मैं उनके डायरेक्शन कोसाइन बता सकता हूँ। m इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड ऑफ आर एंड n इज इक्वल टू z अपॉन मॉड ऑफ आर। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। For example, if I said r vector is equals to 3i plus 4j plus 5k, अब मुझे बताओ l क्या होगा, मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी। तो l होगा 3 अपॉन 5 रूट 2, m क्या होगा 4 अपॉन 5 रूट 2, मॉड r निकालो 5 रूट 2 आएगा, n क्या होगा 5 अपॉन 5 रूट 2। खत्म। वेक्टर को देख के डायरेक्शन कोसाइन पता, डायरेक्शन कोसाइन पता, डायरेक्शन रेशियो पता, सबको अपॉन कर दो, सबको रेशियो ले लो, माने रेशियो ले लो, नहीं समझ पा रहे हो क्या। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन टू, किसके प्रोपोर्शन होंगे 3/5 रूट 2 इज टू 4/5 रूट 2 इज टू 5/5 रूट 2, मतलब सिंपल इज टू 3 इज टू 4 इज टू 5। मतलब डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं होते, वेक्टर के कोएफिशिएंट होते हैं, उन्हीं के प्रोपोर्शन होते हैं हमेशा। अरे बोलो, जो भी वेक्टर गिवन होगा उसके जो कोएफिशिएंट होंगे एक्स वाई जेड ना, आई कैप जेड जे कैप और के कैप के डायरेक्शन रेशियो उन्हीं के हमेशा प्रोपोर्शन होते हैं। कितना आसान हो गया डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना, सिर्फ एक वेक्टर देख के। कुछ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा नहीं सोचना है, एक वेक्टर देखा आर वेक्टर, कोई जरूरी नहीं हो पोजीशन वेक्टर हो या कोई पोजीशन वेक्टर से मिलके बनाओ, अगर वो वेक्टर मेरे सामने आई जे और के कैप में आया है, मैं उसके डायरेक्शन रेशियो बता सकता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन बता सकता हूँ विद इन 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड में, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा थोड़ा आर वेक्टर। ठीक, 10 सेकंड में मैं उसके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, 2 सेकंड में मैं उसके डायरेक्शन रेशियो बता सकता हूँ, नहीं बता सकते अरे सबको बस रेशियो ले लो, कह दो 3:4:5, कुछ भी लिखा हो x:y:z, यही होगा जिसमें डायरेक्शन रेशियो उसके प्रोपोर्शन होंगे। इतनी चीज समझ आती है, इतनी चीज समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये जान लो। और क्या ध्यान दे पा रहे हो इसमें, अगर तुम समझदार हो गए तो तुम चीजें पकड़ लोगे तुरंत। देखो ये चैप्टर ऐसा है ना, इसको थोड़ी देर बैठ के मनन करना, मनन का मतलब समझते हो, बैठ के आराम से देखना इसको कि अच्छा क्या क्या है, कैसे कैसे मैं रिलेशन एक दूसरे को दूसरे से फंसा सकता हूँ, क्या क्या रिलेशन मैं खुद से बना सकता हूँ। जैसे देखो जरा ओपी वेक्टर मैंने यहाँ निकाला है, अभी निकाला है ना, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब अगर मुझे किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर 3D में गिवन है आर वेक्टर, देन मैं आर वेक्टर को लिख सकता हूँ मॉड आर इंटू एल आई एम जे एन के, ये बताया अभी, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के।
आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, इसको आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक, इसका मतलब है कि अगर मुझसे इफ वी आर आस्क्ड फॉर ए यूनिट वेक्टर along any vector whose direction cosines are given। एक वेक्टर के अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और मुझसे बोला जा रहा है कि उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो मैं यही बता दूंगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, खत्म। ये एक यूनिट वेक्टर होता है, ये देखो निकल के आ रहा कि आर कैप इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है तो बस डायरेक्शन कोसाइंस का आई जे के करता हूँ। ठीक, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज अ यूनिट वेक्टर। प्लीज बहुत याद रखनी ये सब चीजें कि क्या मैं वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से तुरंत यूनिट वेक्टर बना सकता हूँ, तो यस, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि यूनिट वेक्टर इसमें पता होना चाहिए हमको, तो मजा आ जाती, अभी मैं क्वेश्चन कर देता। तो यस, अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है तो यूनिट वेक्टर पता है उस डायरेक्शन में, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और यूनिट वेक्टर इसीलिए है, ये भी देख लो कि याद करो, अभी मैंने बताया अगर मॉड आर करेंगे तो कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये कितना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1। अभी वो प्रॉपर्टी बताई, आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये प्रूफ भी हो रहा है कि यस दे आर यूनिट वेक्टर, करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ नोट कर लो, ये नोट कर लो कहीं पे, ये चीज़ कि अगर मुझसे पूछा गया कि डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर बताओ किसी भी वेक्टर के अलोंग जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे गिवन है, देन आई कैन राइट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ओके ओके, नाउ मुझे कोई भी दो पॉइंट 3D में कोई भी मुझे दो पॉइंट गिवन है, P जिसका है x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट और Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक, ये मैंने इसमें एक वेक्टर बना दिया। एक तो वेक्टर तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा मुझसे, सही, ये बन गया भैया वेक्टर, पहली बार तो अच्छा बना है। PQ वेक्टर मैंने बना दिया। बोलो, मुझसे बोला, पूछा गया कि PQ वेक्टर का कोऑर्डिनेट बताओ, सॉरी PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। बहुत अच्छा, सबसे पहला काम, मैं जानता हूं कि अगर मुझे एक वेक्टर गिवन है तो मैं तुरंत डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बता दूंगा। अगर मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है तो मैं एक वेक्टर बना सकता हूं, अरे मैं वेक्टर बना सकता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या बना दूंगा, PQ वेक्टर। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ माइनस OP, याद करो कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो बस, तो क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस अरे z2 माइनस z1 k कैप पा। ठीक, जैसे ही वेक्टर पता चल गया मुझे डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शन टू x2 माइनस x1 इज टू y2 माइनस y1 इज टू z2 माइनस z1। ठीक, अब आती है बात डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन कैसा था, पहला कोऑर्डिनेट अपॉन मॉड ऑफ PQ, अरे वो वेक्टर का मॉड, एल एम क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन PQ एंड z2 माइनस z1 अपॉन PQ मॉड। ठीक, अब आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन है तो आप उसमें जो वेक्टर बन रहा है ना उसके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। अब ये समझ लो, ये कुछ आप बहुत बड़ी चीज बता पा रहे हो कि कितना एंगल ये वेक्टर जाके एक्स एक्सिस से बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये वाला चीज, ये पूरी चीज ध्यान रख दो। मतलब आप बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं इस वेक्टर के बारे में कि मैंने एक रैंडम वेक्टर उठाया, अब ये वेक्टर जाके कितना एंगल एक्स एक्सिस में बना रहा होगा। सोचो, आप सिर्फ इतना देख के, छोटी सी देख के वो एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है ये बता पा रहे हो। समझ रहे हो, मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ है, बस फील करो इन सब चीज़ों को, तुमको मज़ा आ जाएगी पढ़ने में, लगेगा कि हाँ बहुत कुछ चीज़ है। मतलब ऐसे तो नॉर्मल लोग देख लेते हैं कि अच्छा डायरेक्शन को साइन निकालना है, x2 माइनस मॉड ऑफ, लेकिन एक्चुअली में देखो तुम बता क्या पा रहे हो इससे, ठीक, बहुत बड़ी चीज़ बता पा रहे हो। मतलब तुम वेक्टर कहाँ से निकल रहा है, उसका पोजीशन ओरिजिन पे कहाँ तक जा रहा है वो बिना देखे तुम बता पा रहे हो कि जाके कितना एंगल बनाएगा वहाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक, ओके, तो ये समझ आ गया कि क्या बोलते हैं कि कैसे बता पाएंगे कि किसी भी दो अगर पॉइंट हमको गिवन है तो उनके डायरेक्शन रेशियो, उसके उसमें जो वेक्टर बन रहा होगा उसके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शन होंगे।
तो बहुत बहुत कुछ हो गया है, नहीं तो मैं थोड़ा यहाँ पे इसको समराइज़ कर देता हूँ, नहीं तो सब आप भूल जाओगे। पहला पॉइंट मैंने पढ़ा कि अगर मुझे क्या बोलते हैं वेक्टर पता है, वेक्टर पता है, देन मैं वहाँ से उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो बता सकता हूँ। एक बात, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइंस पता है LMN, ठीक, तो मैं वहाँ से वेक्टर बता सकता हूँ। वेक्टर क्या हो जाएगा, या एक यूनिट वेक्टर बता सकता हूँ, एटलीस्ट यूनिट वेक्टर बता सकता हूँ Li प्लस MJ प्लस NK। और अगर मुझे वेक्टर पूछा गया कि वो वेक्टर क्या होगा जिसके ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे, तो उसका मुझे मॉड दे दो तो मैं वो वेक्टर भी बता दूंगा। क्या होगा, ये होगा Li प्लस MJ प्लस NK। बोलो, अरे यही तो बताया है अभी, ठीक ना। अगर मुझे उसका मॉड बता दो कि वो वेक्टर कितनी डिस्टेंस का है, तो मैं उस वेक्टर को भी बता दूंगा कि वो वेक्टर होगा क्या एक्चुअली में, ठीक। एक बात ये मैंने पढ़ा, वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर्स। दूसरी चीज मैंने पढ़ी कि डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे पता होते हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे पता चल जाते हैं, कैसे, सिंपल, उन्हीं L और M और N गिवन है अगर, तो उन्हीं को इस टू में रख दो, L/M/N। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, जिसके ये हो गए वो क्वांटिटी जिसके प्रोपोर्शन डायरेक्शन रेशियो होंगे उस वेक्टर या उस लाइन के, ठीक। उल्टा अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन रेशियो पता है और मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो बता पाओगे, डायरेक्शन कोसाइन बताना है, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, अरे बहुत ईजी है। पॉज करके थोड़ी देर सोच लो, 1 मिनट। हिंट है ये, आर वेक्टर इज XI YJ ZK। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे होते हैं, ठीक। अब सोचो, अगर मुझे गिवन है ABC जिसके प्रोपोर्शन डायरेक्शन रेशियो ABC के प्रोपोर्शन है, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, ठीक। तो देखो यहाँ क्या था, XYZ आया था, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, x अपॉन इसी का मॉड, मतलब रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z² बन गया था। ऐसे ही y अपॉन रूट ऑफ x²। तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन हो ABC, देन डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं a अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², b अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² एंड c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², ठीक। ये हो जाते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस। अगर डायरेक्शन रेशियो मेरे को पता है किसके प्रोपोर्शन है, डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन है, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस। इज इट ओके, अरे बोलो ना। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, किसके प्रोपोर्शन में बता सकता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो बता सकता हूँ। ओके, ना लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो बट इम्पोर्टेंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ऐसे तो हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और मुझसे पूछा जाए कि एंगल बताओ, तो मैं क्या करूँगा, A.B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा कर दूंगा और फिर कॉस थीटा अपॉन में ला के निकाल दूंगा, करेक्ट। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या है, अगर मुझे दो वेक्टर गिवन हो, लेट R1 बी द वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1 M1 N1, और R2 भी द वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो क्या आप R वेक्टर लिख सकते हो, तो यस सर मैं लिख सकता हूँ बहुत आसान से। क्या होगा, मॉड ऑफ R1 इंटू L1 I M1 N1 JK। ऐसे ही क्या R2 भी लिख सकता हूँ, तो यस सर R2 मॉड इंटू L2 M2 एंड N2 KJI। अभी बताया वेक्टर यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन डायग्राम, यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं। अच्छा, अब कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 इंटू मॉड ऑफ R2। यूजिंग दिस अगर मुझे एंगल पता करना है, देन A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, R1 R2 के बीच का एंगल पता करना है। चलो भाई जरा बताओ, R1 R2 क्या बन जाएगा, पहले तो ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे R1 मॉड इंटू R2 मॉड। फिर ये 3D में है, इनका डॉट हो जाएगा, तो डॉट कैसे होगा, L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2, ठीक। अपॉन में क्या है, अपॉन में है R1 मॉड इंटू R2 मॉड। ये कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ बचा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2। यहाँ पे L1 M1 N1 और L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइंस हैं
किसके, R1 और R2 के, राइट। तो आप देखो, अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन पता है तो मैं उनके बीच का एंगल बता सकता हूँ। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है मैं उनके बीच का एंगल बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि ये एंगल होगा भाई साहब, ठीक। अच्छा, अब अगर R1 इज परपेंडिकुलर टू R2, देन cos थीटा क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक। इसका मतलब L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 0। मतलब अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज 0, देन R1 इज परपेंडिकुलर टू R2 एंड R1 इज परपेंडिकुलर टू R2, देन दिस होल्ड्स, ठीक। तो यहाँ पे देन की जगह हटा के इफ एंड ओनली इफ का लगा दो, ठीक। कि अगर R1 परपेंडिकुलर देन दिस 0, अगर दिस 0 देन R1 इज परपेंडिकुलर टू R2, एक बात। दूसरी चीज, अगर R1 इज पैरेलल टू R2, देन यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बट मैं जानता हूँ कि R1 कैन बी रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स ऑफ R2। ये मैंने पढ़ा था कोलीनियर में कि अगर दोनों पैरेलल होते हैं या कोलीनियर होते हैं, देन दिस कैन बी रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स। अरे नहीं पढ़ा था क्या? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि R1 कैसे लिखा हुआ था, R1 mod इंटू L1 I प्लस M1 J प्लस N1 K, दिस शुड बी इक्वल टू सम लैम्डा इंटू R2, ये वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, इंटू L2 I M2 एंड N2 J K, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कर ली I और J और K को, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा दिस इम्प्लाइज mod R1 L1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स mod R2 L2। तो यहाँ से क्या मिला, R1 अपॉन लैम्डा टाइम्स R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये चीज़ समझ आती है, बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही सेम अगर मैं J और J कोएफिशिएंट को कंपेयर करूँ तो क्या मिलेगा, R1 अपॉन लैम्डा R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 एंड सिमिलरली R1 अपॉन लैम्डा R2 mod इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहाँ इन तीनों कंडीशन से क्या मिला मुझे, दिस इम्प्लाइज कि अगर दो वेक्टर R1 R2 आपस में पैरेलल होते हैं, देन L2 अपॉन L1 इक्वल्स M2 अपॉन M1 इक्वल्स N2 अपॉन N1। ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक। एंड दिस शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन लैम्डा टाइम्स R2, ओके। मतलब अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, देन उनके डायरेक्शन कोसाइंस का अगर रेशियो निकालूं तो वो आपस में इक्वल होगा। अरे बोलो, अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो आपस में इक्वल होगा, मतलब अगर पहले का डायरेक्शन कोसाइन कुछ गिवन है तो दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, इतनी सी बात है, तभी तो रेशियो सेम होगा, ठीक, ओके। अरे बोलो, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताना कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या होता है, उनके डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, राइट। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स हैं R1 R2, उनके डायरेक्शन रेशियो गिवन है A1 B1 और C1, पहले का, दूसरे का है A2 B2 C2। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक, ये आप मेरे को बताना, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक, बता सकते हो आप। कॉन्सेप्ट वही लगना है कि अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता होते हैं तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता होते हैं, ठीक है, वो दिमाग लगा के करना, ओके। चलिए जी, तो ये हो गया पैरेलल और परपेंडिकुलर का, जब हमको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। अब हम देखेंगे कि अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तब क्या होता है, ओके। अगर मुझे कोसाइन की जगह रेशियो गिवन है तो लेट R1 जिसका डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शन है B1 C1 के, और R2 है जिसका डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शन है B2 C2 के, देन cos थीटा क्या बन जाता है। तो इसका भी प्रूफ है पूरा, cos थीटा कैसे बनेगा, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर, ठीक रहा।
ये अच्छा, दोनों रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जान लो कि अगर मुझे रेशियो पता है तो मैं तुरंत डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा तो कॉस थीटा निकाल लूंगा, खत्म। ये दोनों रटने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये है कि 10 सेकंड आपके थोड़ा सा बच जाएंगे, बट अगर आप दोनों में उलझ जा रहे हो, कंफ्यूज ही हुए जा रहे हो कौन सा क्या फॉर्मूला था, तो दोनों पे ना जाओ। ये याद रखो कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनते हैं, A1/mod ऑफ करके, एंड फिर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो एंगल कैसे निकलते हैं, दैट्स ऑल। ठीक, फिर से वही कंडीशन कि अगर R1 परपेंडिकुलर हो जाए R2 वेक्टर के, देन फिर वही अपना A1 A2, देन A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आप 0 हो जाते हैं। और अगर R1 पैरेलल हो जाए R2 के, तो वो मैंने आपको अपना दे रखा है कि आप करके बताओगे वहाँ पे, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक रहा। चलो एक क्वेश्चन लास्ट, आप करके बताना मुझे कि अगर मुझे एक वेक्टर दे रखा है जिसका x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है, और एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन। ठीक, देन प्रोजेक्शन ऑफ दिस पी क्यू, और ये वेक्टर है लेट से आर वेक्टर। ठीक, पी क्यू वेक्टर ऑन आर वेक्टर क्या होगा, ये आप मेरे को करके आ जाए देन कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं आए तब भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को उधर नहीं आ रहा, देन आई विल मेक वन वीडियो एंड पुट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, क्योंकि आपको डायरेक्ट को प्रोजेक्शन पता है, आपको पता है दो वेक्टर्स अगर है उनका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको पता है एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो से उस वेक्टर को कैसे निकाल देते हैं, तो इस वजह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो उसमें सारी ये चीज़ें यूज़ होने वाली, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की। एंड इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें ना रिलेशंस बहुत सारे हैं कि कहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, एनालाइज करना एंड देन आगे बढ़ना। ओके ओके, सो तब तक के लिए धन्यवाद आपका।